नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 322। ब्लेज़ेल के लिए प्रश्न। एक बार जब वह अकेला था तो कोने से परछाइयां उसके सामने प्रकट हुईं और शैडो ऑक्स में बदल गईं। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक नियमित रिपोर्ट है, लेकिन वह 3 ऑक्स को अपने सामने आते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये नारुतो, सासुकी और एक अन्य ऑक था जिसकी छाया, वस्त्र, पोशाक अच्छी स्थिति में नहीं लग रही थी। अधिकांश रेशम सामग्री जल गई थी, जिससे उसकी वर्दी के चारों ओर छेद हो गए थे। ध्रुव ने तुरंत पूछा, उसे क्या हुआ? एक रिबोनियन को उसकी जानकारी के बिना चोट लगने की संभावना ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। अपनी सर्वोच्च प्रतिभा का उपयोग करते हुए उसने ऑक्स के लाइव मैना को स्कैन किया, ये देखने के लिए कि क्या उसके जीवन को कोई खतरा है। शुक्र है कि त्वचा पर कुछ जलने के निशानों को छोड़कर, जो पहले से ही आधे से ठीक हो चुके थे, ऑक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में था। हालांकि ये तथ्य कि वह पहले ही घायल हो चुका था थोड़ा चिंताजनक था। इस तथ्य के अलावा कि उसका लेसर यूनिटी डिफेंस टूट गया था, एक शैडो ऑक के पास वह सभी उपकरण होने चाहिए जो उसे बिना किसी नुकसान के भागने के लिए चाहिए अगर वह चाहता है। मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों छाया ऑर्क सरदारों ने ध्रुव के सामने घुटने टेककर माफी मांगी। बूतो, ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक है कि हम अपने मिशन में विफल हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारी एलीट शैडो फोर्स भी हमारे दुश्मनों के बीच घुसपैठ करने में सक्षम नहीं थी। नारुतो ने अपनी छाती की मांसपेशियों को जोर से थपथपाते हुए कहा। उसे बताओ कि क्या हुआ, उसने छाया ऑक को निर्देश दिया। घायल ऑक ने ध्रुव को प्रणाम किया। बूटूटू, मेरे वरिष्ठों ने मुझे जो काम सौंपा था वह फ्लेरेकॉप के तीसरे इन कमांड ब्लेज़ले की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना था। उसने विस्तार से सब कुछ बताना शुरू किया जो ऑक शैडोज ने कुछ घंटे पहले देखा था। उसने ध्रुव को बास्टर्ड बैंडिट्स के साथ हुई मीटिंग और उनके समूह पर नियंत्रण पाने की उसकी असफल कोशिश के बारे में बताया। जब वह क्रोधित होती थी तभी वह इतनी बड़ी शक्ति प्रकट करती थी कि हम भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। मैं उसकी छाया से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे जो शक्ति महसूस हुई वह सामान्य से भी अधिक प्रवर्धित थी। मेरी लेसर यूनिटी डिफेंस ने मुझे आग की लपटों से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अजीब शक्ति का सामना करने में असमर्थ थी। लपटें थीं, फिर भी यह अग्नि मान से नहीं बनी थी। मुझे एक विभाजित निर्णय लेना पड़ा। अंत में मैंने खोजे जाने के डर से बास्टर्ड बैंडिट ठिकाने से सभी छायाओं को वापस लेने का फैसला किया। यह मेरी विफलता है कि मैं ब्लेज़ेल और उसकी अजीब शक्ति के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में असमर्थ था। छाया और घुटनों के बल बैठ गया और सज़ा का इंतजार करने लगा। फिर भी सज़ा नहीं मिली। ध्रुव ने राहत की सांस ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप सब ठीक हैं तब तक मिशन का कोई मतलब नहीं है। आपकी जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसने उन्हें याद दिलाया। लेकिन बहुत बहुत हम आभारी हैं राहताता, मैं और भी अधिक आभारी हूँ। ध्रुव ने इसे एक असफल मिशन भी नहीं माना। आखिरकार ब्लेज़ेल पूरी फ्लेयरकॉप सेना की तीसरी कमान थी। बेशक वह मजबूत थी, ये तथ्य कि वे वहां से बिना किसी चोट के और ब्लेज़ेल को उनके अस्तित्व के बारे में जाने बिना ही भाग निकले, ये दर्शाता है कि वे अपने काम में कितने सक्षम थे। हालांकि शैडो ऑक के विवरण से ऐसा लगता है कि ब्लेज़ेल की शक्ति उसके जादू से बिल्कुल भी नहीं आती थी। ये पूरी तरह से कुछ और था जिसका मुकाबला उसका लेसर यूनिटी डिफेंस भी नहीं कर सकता था। आपने वास्तव में क्या देखा? ध्रुव को लगा कि उसका अंतर्ज्ञान काम कर रहा है। ब्लेज़ेल की शक्ति के बारे में कुछ परिचित और कुछ अपरिचित था। मैं केवल दूर से ही एक झलक देख पाया था, शैडो ऑक ने उत्तर दिया। लपटों से बनी एक आकृति उसके ऊपर मंडराती हुई दिखाई दी। यह अवास्तविक लग रही थी। इसकी कोई छाया नहीं थी और यह अपने आसपास के तेल के दियों से भी प्रकाशित नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें बिल्कुल भी मैना की उपस्थिति नहीं थी। कुछ भी नहीं। ध्रुव को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। उसने अपनी छाती की ओर देखा और अपने हाथों से उसे महसूस किया। यह कोई सामान्य दिल की धड़कन नहीं थी। ये गॉडफोर्ज का टुकड़ा था जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव के मन में यह विचार पहले ही आ चुका था, फिर भी वह अभी तक इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अभी भी बहुत सी अज्ञात बातें थीं। हालांकि उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था, ब्लेज़ेल के पास अपना एक गॉडफोर्ज टुकड़ा था। और केवल इतना ही नहीं, वह अपनी प्रेतात्मा को भी बुलाने में सक्षम थी। ध्रुव के मन में ढेरों सवाल उठे। क्या ये सामान्य था? क्या गॉडफोर्ज के सभी पीस मालिक अपनी प्रेतात्मा को बुलाने में सक्षम थे? क्या वे धातु वाली महिला से भी मिले थे? ये प्रश्न ध्रुव के मन में आए, फिर भी वह इनका उत्तर देने में असमर्थ था।
लेकिन एक बात तो तय थी। ध्रुव को एहसास हुआ कि गॉडफोज के टुकड़ों का रहस्य यही है। यही कारण है कि जो निगम गॉडफोज के टुकड़ों को जमा करते हैं, वे उन्हें अपने उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों को वितरित करते हैं। इन अलौकिक धातु सामग्रियों में निहित शक्ति ऐसी थी जो किसी भी और सभी प्रकार के जादुई मंत्रों या बचाव को दरकिनार कर सकती थी। यह ऐसी चीज थी जो सभी तर्कों को धता बताती थी। शक्ति की जबरदस्त ताकत दिखाने के लिए किसी भी तरह के मन की जरूरत नहीं थी। हमारे शैडो ऑक्स ने भी बाहर गए डाकुओं की बातचीत सुनी है। वे हमें बदनाम करने के लिए गोल्डन रोड और उसके सभी यात्रियों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, नारुतो ने बताया। यद्यपि ध्रुव हिंसा का प्रशंसक नहीं था, फिर भी वह लड़ाई से पीछे नहीं हटता था, विशेषकर तब जब उसके पास पहले से ही उससे भिड़ने का कोई कारण हो। अगर ब्लेजेल उन पर हमला करने की योजना बना रही थी, तो उसे आखिरकार उसके खिलाफ लड़ने का बहाना मिल जाएगा। और चाहे वह चाहे या न चाहे, वह उसे गॉडफोज के टुकड़ों के बारे में जो कुछ भी पता है, उसका जवाब देने के लिए मजबूर करने का कोई रास्ता खोज ही लेगा। वह केवल अपने यूनिटी गन के उपयोग के माध्यम से धातु प्रेत को बुलाने में सक्षम था, जो एक रहस्यमय और भौतिक कला मंत्र का संयोजन था जिसमें यूनिटी मैना का उपयोग किया गया था। हालांकि ब्लेजेल और संभवतः अन्य लोग इसे बाईपास करने का एक तरीका खोजने में सक्षम थे और अपने स्वयं के प्रेत को बुलाने में सक्षम थे, भले ही वे यूनिटी मैना का उपयोग नहीं कर सकते थे। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर केवल उसके जैसे किसी व्यक्ति द्वारा ही दिया जा सकता था। ड्रैगनबॉर्न को बुलाओ, उसने ओरक्यूपाइन सरदार से कहा। अगर वे हमारे मैदान पर लड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें वह देंगे जो वे चाहते हैं। राहताता, सासुकी उत्साह में दहाड़ उठी। हमें अपने हाई शैडो और मिड शैडो की मदद से डाकुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। नारुतो, रिबॉर्न के राष्ट्र में जाओ और डाकू कैदियों को बाहर निकालो। सेंट और गार्डों से कहो कि यह जरूरी काम है, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। बूटूटू, नारुतो ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब केवल एलीट शैडो ऑक ही बचा था। क्या तुम घायल हो? ध्रुव ने उससे पूछा। नहीं बॉस, कृपया मुझे इसमें भाग लेने दें और मुझे खुद को सुधारने की अनुमति दें। जब ओकेनाइन ऑक को लगा कि ध्रुव उसे कोई मिशन नहीं सौंपने वाला है, तो उसके कान लगभग झुक गए। ध्रुव उस लड़के की आंखों में उत्सुकता देखकर उसे मना नहीं कर सका, और चूंकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, इसलिए ध्रुव ने मना कर दिया। नियो ऑकस, जाओ और चॉकलेट फैक्ट्री में बैथ को ढूंढो। उससे कहो कि मैं जल्द ही उससे मिलकर हमारे उत्पादों के बारे में बात करूंगा। अध्याय 323। एकाग्रह वह चॉकलेट फैक्ट्री थी जहां उन्होंने देशी काकाओ के बीजों को स्वादिष्ट मीठे स्नैक्स में बदल दिया, जिसका हर कोई आनंद लेता था। चॉकलेट वास्तव में रिबॉर्न में सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक था। न केवल आम जनता इसे पसंद करती थी, बल्कि ऊर्जा बढ़ाने वाले के रूप में इसकी सार्वजनिक धारणा ने इसे शूरवीरों और अन्य लड़ाई संबंधी नौकरियों के लिए अनिवार्य नाश्ता बना दिया। यहाँ तक कि जब भी वे लंबे समय के लिए मिशन पर जाते थे, तो साहसी लोग भी इसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसकी मांग के कारण कुछ उपद्रवी लोग इसे सीधे स्रोत से प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन हाँ, फैक्ट्री की सुरक्षा कड़ी थी। प्रीतम को बिल्डिंग के चारों तरफ की दीवारों पर तैनात किया गया था। हर कोने पर रोशनी डालने वाले वॉच टावर थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति इस जगह को लूटने की साजिश न रच रहा हो। जब वह इमारत के अंदर गया तो सुरक्षाकर्मियों ने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। अंदर जाकर उसने देखा कि प्रीतम सफेद सुरक्षा कोट और चश्मा पहने हुए है। आखिरकार, चॉकलेट को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी और भाप की जरूरत होती है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ध्रुव कन्वेयर बेल्ट के पास से गुजरा और एक कर्मचारी ने जादुई तरीके से यांत्रिक टोंटी का इस्तेमाल करके पूरी तरह से तैयार तरल चॉकलेट को एक सांचे में डाला। फिर इसे अगली मशीन में स्थानांतरित किया जाता, जहां इसे ठंडा किया जाता और एक रिबॉर्नियन द्वारा एक रैप में पैक किया जाता। ध्रुव के पास से गुजरते ही कर्मचारियों ने झुककर मुस्कुराया। चूंकि ध्रुव ने पहले ही अपने आने की घोषणा कर दी थी, इसलिए गार्ड ने उसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचाया जहां कार्यालय स्थित थे। ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया और खोला तो बैथ को बेकिंग के कपड़े पहने और हाथ में ओवन मिट्स लिए देखा। उसने अभी अभी कुकी चॉकलेट का एक बैच पकाना समाप्त किया था। यद्यपि यह एक कार्यालय था, बैथ ने इसे एक बेकरी में बदल दिया, जहां वह बेचने के लिए नई नई रेसिपीज के साथ प्रयोग कर सकती थी। ध्रुव, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आओ और इसे चख कर देखो, उसने ध्रुव को ताज़ा बेक्ड चॉकलेट चिप कुकी देते हुए कहा। उसने इसे चखा और जान गया कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था, तब से उसकी कुशलता में सुधार हुआ है। यह अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ, उसने उससे कहा। मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड चॉकलेट के लिए आया हूँ। बेथ ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी कैबिनेट की तरफ चली गई और एक धातु का डिब्बा निकाला जिसमें 5 अलग अलग चॉकलेट बार थे। हर बार बाईं से दाईं ओर गहरा होता गया।
जैसा कि आपने ऑर्डर किया था, हम पिछली बार की तुलना में इस बार चॉकलेट को अधिक गाढ़ा बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसने बॉक्स पर सबसे हल्के रंग की चॉकलेट को लाते हुए कहा। ये हमारी सामान्य चॉकलेट है जिसे हम आम जनता को बेचते हैं। इसमें 25% काकाओ सांद्रता है। ध्रुव ने सिर हिलाया। ये काकाओ की सामान्य मात्रा थी जो वे हर जगह बेचते हैं। उनके शोध के अनुसार यह इस सांद्रता में था जहां ये खाने के लिए बहुत कड़वा नहीं था और चॉकलेट जैसा था। लेकिन प्रीतम के लिए यह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। आखिरकार ध्रुव ने उन सभी को शुगर रश नामक एक कौशल दिया जिससे उन्हें चॉकलेट बार के सेवन पर अपनी मैना दक्षता, मैना खपत, मैना शक्ति और बाकी सब कुछ बढ़ाने की अनुमति मिली। अभी 25% काकाओ चॉकलेट ने प्रत्येक रिबोनियन को अपनी शक्ति को एक स्टार दायरे तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यदि वे 3 सितारा जादूगर थे तो वे उपभोग करने पर 4 सितारा जादूगर बन जाएंगे। हालांकि ध्रुव अभी भी इससे संतुष्ट नहीं था। वह देखना चाहता था कि अगर वे काकाओ चॉकलेट की सांद्रता को शुगर रश कौशल तक बढ़ा दे तो क्या होगा। पहला परिणाम निराशाजनक था। रेसिपी में ज्यादा काकाओ डालने से ताकत में बहुत मामूली वृद्धि ही हुई। शुक्र है कि बेथ और फैक्ट्री के अन्य प्रतिभाशाली बेकर्स द्वारा कई प्रयासों और प्रयोगों के बाद वे अपनी पहली सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। चॉकलेट को अधिक सघन पदार्थ में संपीड़ित करके तथा उसमें और अधिक सामग्री मिलाकर वे 35% काकाओ सांद्रता वाली चॉकलेट बनाने में सफल रहे। यह अभी भी 2 सितारा क्षेत्र तक शक्ति में सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन ये लगभग बाल के अंतर से उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। ये हमारी सबसे अच्छी चॉकलेट है, बेथ ने ध्रुव को सबसे गहरे रंग की चॉकलेट बार दिखाते हुए कहा जिसके ऊपर 35% अंकित था। अभी हमारे पास कितना है? उसने उससे पूछा। हमारे पास लगभग 5000 चॉकलेट का स्टॉक है और यदि हम सामान्य चॉकलेट उत्पादन बंद कर दें तो हम आज ही 1000 और चॉकलेट का उत्पादन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ध्रुव ने अपनी जेब में रखी चॉकलेट को रखते हुए कहा। क्या आप भविष्य में और भी बना सकते हैं? समस्या हमारे मौजूदा कोको के स्टॉक में है। 35% कॉन्सेंट्रेटेड चॉकलेट बनाने के लिए सामान्य चॉकलेट के लिए आवश्यक काकाओ की मात्रा से लगभग दोगुनी मात्रा की आवश्यकता होती है और ऑक्स के पवित्र वृक्षों की मात्रा सीमित है। यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड चॉकलेट के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे पास अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। हालांकि ऑक जनजातियों के पवित्र काकाओ पेड़ बहुत थे, फिर भी यह सीमित था और नेशन ऑफ रिबॉन में लगाए गए काकाओ पेड़ अभी भी कुछ सालों तक परिपक्व नहीं हुए इससे पहले कि वे फल दे सकें। मैं एनी से पूछूंगा कि क्या वह पार्च्ड लैंड्स में और अधिक काकाओ पेड़ लगा सकती है ताकि भविष्य में हमें ये समस्या न हो, उन्होंने मन ही मन ये बात कहते हुए कहा। मैं शैडो ऑक्स को बुलाकर 35% चॉकलेट ले जाऊंगा और उन्हें हमारी सेना में बांट दूंगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद बेथ। कोई बात नहीं ध्रुव, अगर तुम्हें कुछ ताज़ा बेक्ड कुकीज चाहिए तो आ जाओ। इस बीच बास्टर्ड बैंडिट्स अपने जंगल की सुरक्षा से निकलकर रिबॉन के क्षेत्र में घुस आए थे। वे देर रात तक गोल्डन रोड पर घूमते रहे इस उम्मीद में कि वे स्ट्रैडलर्स को पकड़ लेंगे जो आसान शिकार थे। हालांकि वे ये जानकर भयभीत हो गए कि उनमें से प्रत्येक कार तीर से भी तेज चल सकती है। वे सपाट सड़कों पर तेजी से आगे बढ़े जिससे डाकू अपने घोड़ों के साथ उनका पीछा करने में असमर्थ हो गए। आखिरकार उनका एक स्काउट अंगोरा शहर से वापस आ गया। वह आदमी शराबखानों में घूम रहा था और रिबॉन और गोल्डन रोड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। बहुत समय नहीं बीता कि बातचीत ट्रक स्टॉप पर जाकर खत्म हो गई। ट्रक स्टॉप? डाकुओं ने पूछा। क्या ये कोई नया शहर है? स्काउट को भी स्पष्ट रूप से पता नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे गोल्डन रोड में रिबॉन की संपत्ति हैं। मैंने सुना है कि बहुत से लोग वहां जाते हैं और रात बिताने के लिए डेरा डालते हैं। सड़कों पर वाहन चला रहे लोगों को लूटने में असफल होने पर डाकुओं ने कई दिनों तक इस तथाकथित ट्रक स्टॉप पर आने का निर्णय लिया। उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अंततः वे अपने गंतव्य तक पहुंच गए और वहां उन्होंने ऑटोमोबाइल और लोगों का एक चहल पहल भरा समुदाय देखा। ट्रक स्टॉप में गाड़ियां आ जा रही थीं, ज्यादातर अपनी गाड़ियां निर्धारित स्थानों पर पार्क करके किनारे पर स्थित एक प्रतिष्ठान में जा रही थीं। मैकेटोनी का, डाकुओं ने आपस में बड़बड़ाया। अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, और वे वहां बैठे हुए बत्तखों की तरह थे, लूटे जाने के लिए तैयार। चुपचाप सिर हिलाते हुए डाकू व्यस्त इमारत के पास पहुंचे। अध्याय 324। रेस्तरां बंद कवर रात के समय एक बार फिर दिखाई दिया जब रेस्तरां का पीक आवर्स चल रहा था। टोनी, रैमी और सभी शेफ बिना रुके चिकन परोसने में व्यस्त थे, लेकिन कम से कम अब वे इतने सारे ग्राहकों को संभालने के लिए तैयार दिखते हैं।
उस दिन के बाद जब वे ग्राहकों की पूरी क्षमता तक पहुंच गए तो अगले कई दिन भी ऐसे ही रहे, जिससे उन्हें कार्यभार के साथ तालमेल बिठाने का समय मिल गया। ध्रुव ने काउंटर से बाहर देखा और देखा कि कुछ लोग रेस्तरां में प्रवेश कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उनके पास बैठने के लिए कोई सीट नहीं बची है तो वे निराश होकर लौट रहे थे। ध्रुव ने कहा, हमें टेक आउट ऑर्डर करने के बारे में बात करनी होगी। जब लोग बिना कुछ खाए चले जाते हैं तो बहुत सारा व्यापार बर्बाद हो जाता है। टोनी को कुछ आराम मिल गया क्योंकि चिकन पैन में पक रहा था। टेक आउट, वह क्या है? लेकिन इससे पहले कि ध्रुव उससे कुछ कह पाता, उसके सामने एक छाया उभरी जिसमें एक ओर्क रसोई के फर्श के ठीक बीच में दिखाई दिया। बॉस, ओर्केनाइन ओर्क ने घुटनों के बल बैठकर कहा। डाकू आखिरकार गोल्डन रोड के इस हिस्से तक पहुंच ही गए हैं। अभी वे इस रेस्टोरेंट को निशाना बना रहे हैं। अंततः टोनी का ध्यान इस ओर गया। डाकू, वे यहाँ आ रहे हैं। ध्रुव ने टोनी की चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया। हमने इसे नियंत्रण में कर लिया है, उसने बेपरवाही से कहा। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उन ग्राहकों के लिए टेक आउट सिस्टम लागू करें जो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठ सकते। मैं प्रीतम से टेक आउट बॉक्स बनवाऊंगा। तुम इस समय किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हमें डाकुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए? यह उस समय की बात है जब रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से कुछ लोग बड़े ही शान से कपड़े पहने हुए अंदर घुस रहे थे। उन्होंने अपनी कमर में बंधी धारदार हथियारों को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया और यहाँ तक कि गर्व से उन सभी को दिखाया जो इसे देखना चाहते थे। इन नए लोगों के प्रवेश पर ग्राहक भौंचक्के रह गए। तथ्य यह है कि वे अपना ऑर्डर लेने के लिए काउंटर पर लाइन में नहीं लगे थे। इसका मतलब था कि वे चिकन के लिए यहाँ नहीं आए थे, वे यहाँ किसी और चीज़ के लिए आए थे। 10 या उससे ज़्यादा डाकू रेस्तरां के चारों ओर फैल गए, हर कोने, खिड़की और निकास द्वार को कवर कर लिया। वे इन भागने के रास्तों में आराम से घुस गए, लेकिन ये स्पष्ट था कि अगर कोई उनसे बचकर निकलना चाहेगा तो वे हिंसा का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। माथे पर पट्टी बांधे डाकू मेज के ऊपर चला गया। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि प्लेट में अभी भी चिकन बचा हुआ था। ठीक है, घबराए नहीं, ये डकैती है, उन्होंने घोषणा की। जब अन्य डाकू अपने चाकुओं को निकालकर भीड़ के सामने दिखाने लगे तो सभी ग्राहक अपनी सीटों पर ही ठिठक गए। यदि आप नहीं चाहते कि कुछ बुरा हो जाए तो अपनी सीट से हिले नहीं। यदि आप भागने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बाहर और लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा, खिड़कियों की ओर चाकू तानते हुए, जिसमें और अधिक डाकू शीशे पर झुके हुए दिखाई दे रहे थे। जैसा मैं कहूं वैसा करो, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, समझे? ग्राहकों के पास सिर हिलाकर डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच टोनी ने देखा कि डाकुओं ने पूरे रेस्तरां को बंधक बना लिया है। पूरा रेस्तरां डाकुओं से घिरा हुआ था। अरे नहीं, रैमी, छिप जाओ, टोनी ने अपने बेटे से कहा, जो उसके पैरों के पीछे छिपा हुआ था। ध्रुव, कृपया ये सुनिश्चित करो कि मेरा बेटा उनसे सुरक्षित रहे। डॉगफॉग के सहायक शेफ ने आश्वस्त मुस्कान के साथ टोनी से संपर्क किया। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है टोनी, तुम एक नए रिबॉनियन हो इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह हमारे बॉस के ठीक बगल में है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। टोनी ने उन सभी को देखा और उनके चेहरों पर परेशानी का कोई संकेत नहीं देखा। रेबॉनियन शेफ चिकन पकाना जारी रखते थे जैसे कि कुछ हो ही न रहा हो, और ध्रुव इस पूरी स्थिति के दौरान भी टेक आउट सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। हम पिछले कुछ दिनों से उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं, शैडो ऑफ ने बताया। ये हमारे अनुमान के अनुसार है। और इसके अलावा, ध्रुव ने टेबल पर बैठे 2 खास ग्राहकों की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ मेरे पास कोई है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है, वे इसका ध्यान रखेंगे। अब टेक आउट रैपर के बारे में बात करते हैं। टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ध्रुव की इस पूरी स्थिति के प्रति उदासीनता पर आश्चर्यचकित होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। रेस्तरां में बंधक स्थिति पर वापस आते हुए बंदाना डाकू ने चुपचाप अन्य डाकुओं को अपने बड़े बैग बाहर निकालने का संकेत दिया। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने सारे गहने, सिक्कों की थैलियां और अपने शरीर पर मौजूद हर कीमती चीज निकाल लें। उन्हें अपनी मेज पर रख दें और अपना सिर नीचे कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे डाकू पैसे इकट्ठा करते समय आप पर हमला नहीं करेंगे। कुछ ग्राहकों को कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने जल्दी से अपने सिक्कों की थैली निकाली और उसे मेज पर रख दिया, और उसकी भारी खचिंग मेज पर बजने लगी। ये वे लोग थे जो अपनी जान को कुछ सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती समझते थे, लेकिन अन्य लोग अपनी जीवन भर की जमापूंजी डाकुओं को देने के लिए तैयार नहीं थे। विद्रोह के किसी भी विचार को दबाने के लिए बंदाना डाकू ने मेज पर चाकू घोंप दिया, जो अनिच्छुक व्यक्ति के हाथों से थोड़ा चूक गया। उस समय सभी लोग अपनी सुरक्षा के बदले में अपनी संपत्ति त्यागने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है, अपना सिर नीचे रखो, डाकू ने आदेश दिया।
सभी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सिर मेज पर टिका लिया और उम्मीद करने लगे कि यह सारा मामला जल्दी ही खत्म हो जाएगा। डाकुओं ने मेज पर रखे सारे आभूषण और कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कमरे के सन्नाटे में ही डाकुओं को ध्यान आया कि वहां एक मेज थी जो उनके नियमों का पालन नहीं कर रही थी। दो लोग दीवार की ओर मुंह करके बैठे थे, उनके सिर अभी भी ऊपर थे और मेज पर कोई कीमती सामान नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों में इतनी हिम्मत थी कि वे दुनिया की किसी भी चिंता के बिना फ्राइड चिकन खाते रहे। ये बहुत अच्छा है भाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई माइक हमसे इस रेस्तरां के बारे में छुपा रहा था। हाँ, मैं ये हर दिन चाहता हूँ। डाकुओं ने दोनों अर्धमानवों को देखा और उनकी प्रजाति को पहचान नहीं पाए। उनके शरीर सांप की तरह शल्कों से भरे हुए थे, फिर भी उनके सिर किसी छिपकली की तरह ज्यादा थे। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? बन्ना डाकू ने गहरे नीले रंग के शल्क वाले अर्धमानव की गर्दन के पास चाकू लहराते हुए पूछा। अपना सिर नीचे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा। लेकिन उस धमकी के जवाब में वे दोनों अपनी तली हुई मुर्गियां चबाते रहे, मानो डाकू हवा से भी कम था। सन्नाटे में चिकन की कुरकुराहट पूरे रेस्तरां में गूंज उठी, जिससे सभी डाकू भ्रमित हो गए। डकैती के समय इस तरह का व्यवहार करने वाले इन लोगों की मानसिकता अवश्य ही गलत होगी। मैं इसे जल्दी से खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं इसे फिर से ऑर्डर कर सकूं, अर्जुन ने सॉस से भरा अपना मुंह पोंछते हुए कहा। ठीक है, वीर ने खींचते हुए कहा। मैं पहले वाला ले लूंगा, बाकी तुम कर लो। बन्ना डाकू का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, उसने वीर की ओर चाकू तानते हुए चिल्लाया। अध्याय 325 होल इन द वॉल रेस्तरां। बिजली की गति से कुछ ही मिलीसेकंड में चाकू वीर के शरीर तक पहुंच गया। खनक, वीर की कोहनी के नीचे से आती हुई एक तलवार ने चाकू को रोक दिया, जिससे ब्लेड आगे नहीं बढ़ सका। वीर को देखते ही डाकू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वीर अचानक से तलवार लेकर आ गया था। डाकू ने पहले तो उसे देखा भी नहीं था कि उसके पास तलवार है। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत कम दूरी तय करने के कारण डाकू को लगा कि उसका चाकू निश्चित रूप से अर्धमानव के शल्कों को भेद देगा। सबसे बुरी बात यह थी कि वीर ने अभी तक मुड़कर भी नहीं देखा था। वह अभी भी अपने हाथों में चिकन का आखिरी निवाला खा रहा था। तलवार उसकी कोहनी के पास ही रखी हुई थी। टस्क, प्रभावशाली, लेकिन उस आदान प्रदान से ही मुझे पता चल गया कि आप सिर्फ 3 स्टार तलवारबाज हैं। ये काफी नहीं है। बन्ना डाकू ने अपना गरजता हुआ चाकू पीछे खींच लिया। उसके पैरों और बाहों से भी बिजली निकलने लगी, जिससे उसकी गति और शक्ति दोनों में इजाफा हो गया। उसने अपना चाकू वीर के कंधे पर तान दिया, लेकिन ड्रैगनबॉर्न ने अंततः पलटकर अपने ब्लेड के सपाट भाग से चाकू को हटा दिया। गरजने वाला चाकू फिसलकर लकड़ी की मेज में जा घुसा। चाकू से बिजली प्रवाहित होने के कारण पूरी संरचना लाखों जले हुए टुकड़ों में फट गई। वीर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और बन्नाधारी डाकू का सामना किया, जिसने मुस्कुराकर अपना चाकू हवा में उछाल दिया। जैसे ही छत से लकड़ी का एक टुकड़ा गिरकर जमीन पर गिरा, डाकू खून से लथपथ आंखों के साथ वीर की ओर दौड़ा। उसने चाकू वीर के पेट में घुसा दिया, जिसे ड्रैगनबॉर्न ने ऊपर की ओर झटका देकर रोक दिया। डाकू ने नजदीकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए उसके करीब आने की कोशिश की। उसका चाकू बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे वह लगातार वार कर सकता था। प्रत्येक वार को वीर ने विफल कर दिया तथा उनकी ब्लेडों के टकराने से चिंगारियां निकली जो रेस्तरां के चारों ओर उड़ने लगीं। डाकू के लगातार हमलों ने वीर को पीछे की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया। डाकू के हर वार ने उसे वीर के करीब एक कदम आगे बढ़ने दिया, जब तक कि ड्रैगनबोन मासूम दर्शकों की एक मेज के पीछे खड़ा नहीं हो गया। उसने आगे बढ़कर वीर की गर्दन पर चाकू से वार किया, लेकिन वीर ने नीचे की ओर वार करके उसे रोक दिया। डाकू फिर से दौड़ा और वीर की बाईं पसलियों पर वार करने का इरादा किया। यदि ड्रैगनबॉर्न ने इसे चकमा दिया तो चाकू उसके पास से निकलकर उसके पीछे मेज पर बैठे निर्दोष लोगों को जा लगेगा। इसलिए इसके बजाय वीर ने अपने ब्लेड के सपाट हिस्से का उपयोग करके चाकू को उसके स्थान पर ही रोक दिया, उसे पूरी तरह से अपनी जगह पर रखा और लड़ाई में विराम लगा दिया। डाकू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वीर के तलवार को पुनः अपनी ओर करने से पहले ही चाकू से उसकी कोहनी काटने का प्रयास किया। फिर भी आखिरी क्षण में वीर की तलवार से नीली बिजली चमकी, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हुआ मानो वीर के सामने 2 तलवारें प्रकट हो गई हों और चाकू को उस पर लगने से पहले ही विक्षेपित कर दिया हो। डाकुओं की आंखें चौड़ी हो गईं। वीर का पूरा शरीर अब नीली बिजली से घिरा हुआ था, जो बन्ना डाकू के शरीर को बढ़ाने वाले मंत्र के समान था। तभी डाकू की आंखों के सामने से एक धुंधली सी चीज गुजरी और उसने अनजाने में अपना चाकू उठा लिया, जिससे वीर का वार मुश्किल से रुका और वह अपनी छाती पर गहरे घाव से बच गया। साथ ही चोट के कारण डाकू के बाहरी वस्त्र पर खून के धब्बे लग गए।
डाकू ने अपनी छाती की प्लेट पर नजर डाली और धातु के बीच में एक छोटा सा कट देखा। अगर ऐसा न होता तो उसे बहुत गहरी चोट लग जाती। तुम मुझसे तेज हो, मैं तुमसे एक स्टार आगे हूँ। बंदना डाकू अविश्वास में चिल्लाया। तुम कौन हो? तुमने हम पर हमला किया और तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। मुझे पता है कि मैं आलसी हूँ, लेकिन ये तो और भी आलसी है। वीर ने अपनी तलवार कंधे पर रखी और निराश होकर अपना सिर हिलाया। डाकू की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे आखिरकार अफवाहें याद आ गईं। रीबॉर्न कंपनी के मशहूर लड़ाकों स्टोन कोल्ड 6 को हराने वाले लोगों ड्रैगन बॉन्स के बारे में बातें हो रही थीं। आप ड्रैगन बॉन हैं? ओह हम। वीर ने सिर हिलाया। बंदना डाकू ने अपने दांत पीस लिए और चाकू को और कसकर पकड़ लिया। जब हम 10 लोग हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। 5 डाकुओं ने वीर के पीछे अपनी तलवारें तान दीं। ड्रैगन बोन के शरीर से नीली बिजली चमकी, जिससे उसकी गति और भी अधिक बढ़ गई। उनके दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि वह उनकी नज़रों से ओझल हो गया है, जिससे डाकू एक दूसरे से टकराने लगे हैं। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए डाकुओं ने ऊपर देखा और वीर को ढूंढने लगे। उन्होंने ऊपर देखा और आखिरकार उसे रेस्तरां के दूसरी तरफ देखा। गहरे नीले रंग के स्केल वाले ड्रैगन बॉन ने काउंटर से एक ताज़ा पका हुआ चिकन निकाला और एक छोटा टुकड़ा उठाकर एक ही बार में खा लिया। डाकू इस दुस्साहस से हैरान रह गए। यहाँ वापस आओ, बंदना डाकू ने अपने चाकू को गरजने वाली शक्ति के साथ जोर से चिल्लाया। वीर की ओर झपटा तो उसका शरीर लगभग धुंधला हो गया। टैग झनकार चाकू के वार के समय डाकू स्थिर खड़ा रहा। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और चाकू की धार को देखा। वह जमीन पर गिरकर लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। कैसे? वीर ने डाकू को संभलने का मौका नहीं दिया और अपने ब्लेड के सपाट हिस्से से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद वह पुनः एक नीली बिजली की चमक में गायब हो गया और 5 डाकुओं के सामने पुनः प्रकट हुआ। घबराकर उन्होंने उसे चारों ओर से घेर कर हमला करने की कोशिश की, और एक क्षण के लिए वीर का शरीर 5 अलग अलग शरीरों में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक ने एक डाकू के चाकू पर वार किया और उनके वार को विफल कर दिया। धीरे धीरे डाकुओं को महसूस हुआ कि वीर की तलवार पर प्रत्येक वार के साथ उनके चाकू टूट रहे थे। इस बिंदु पर वे धीरे धीरे पीछे हट गए और उस पर हमला करना बंद कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके चाकू बेकार धातु के टुकड़ों में बिखर चुके थे। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने एक नीला धब्बा देखा और फिर एक ब्लेड उनके सिर पर लगा, जिससे वे तुरंत बेहोश हो गए। हा, धमाका, यह मजेदार है। रेस्तरां के दूसरी तरफ अर्जुन अपने डाकू लक्ष्यों के साथ खेल रहा था। लाल शल्क वाला ड्रैगन बोन बाईं और दाईं ओर घूम रहा था, जबकि चारों डाकुओं ने उस पर चाकू तान रखे थे। युवा खिलाड़ी की लापरवाही के बावजूद कोई भी ब्लेड उसके स्केल तक नहीं पहुंच पाया। यह उसके लिए डेम्पसी रोल कौशल का अभ्यास करने का सही अवसर था जो ध्रुव ने उसे सिखाया था। हाँ, आखिर इस बच्चे को क्या हो गया है? डाकुओं के हमले और भी धीमे हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वे थक चुके हैं। वे पूरे 1 मिनट तक ऐसा करते रहे, फिर भी वे अर्जुन पर कोई वार नहीं कर सके। उफ, वीर ने रेस्तरां के दूसरी तरफ देखते हुए कहा। भाई, वीर ने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है, अब मुझे इसे खत्म करना है, उसने कहा। जैसे ही थका हुआ डाकू उस पर चाकू से वार करता है, अर्जुन नीचे झुकता है और कलाई पर एक तेज वार करता है, जिससे वह व्यक्ति निहत्था हो जाता है। और बाएं दाएं 1-2 कॉम्बो के साथ उसने अपने आसपास के बाकी डाकुओं को भी निहत्था कर दिया, जिनके चाकू बेतरतीब ढंग से छत पर उड़ गए। अर्जुन जब अपनी अंतिम चाल चलने की तैयारी कर रहा था, तो डाकू असमंजस में पड़ गए और वे असहाय हो गए। स्पेस ब्रेकर पंच, वह चिल्लाया, क्योंकि उसके गहरे बैंगनी दस्ताने बैंगनी रोशनी में चमकने लगे। जैसे ही अर्जुन ने अपने दस्ताने के चारों ओर शक्ति एकत्रित की, अंतरिक्ष उसकी मुट्ठियों के चारों ओर दरकने लगा तथा आगे भी फैलता गया। वीर ने निराश स्वर में कहा, मैंने उससे कहा था कि वह इसे ज्यादा न बढ़ाए। किनारे से देखते हुए उसके शरीर में फिर से नीली बिजली चमक उठी, क्योंकि वह खुद को उन निर्दोष नागरिकों के पास ले गया जो एक बड़े विस्फोट में फंसने वाले थे। अर्जुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अंततः अपने मुके की शक्ति का प्रयोग किया और चारों डाकू अंतरिक्ष में दरारों के प्रसार में फंस गए। ड्रैगन बोन के दस्ताने ने पहले डाकू के पेट में सीधा वार किया, जिससे वह आगे की ओर उछल गया, और किसी तरह 3 अन्य डाकू बल में फंस गए। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि कोई बड़ा पत्थर उल्का की तरह उन पर गिर गया हो। वे दीवारों में घुस गए और रास्ते में पड़ी मेजों और कुर्सियों को नष्ट कर दिया। फिर वे कांच की खिड़कियों को तोड़ते हुए बाहर की ओर 50 मीटर तक फिसलते हुए जमीन पर रुक गए। अध्याय 326 बैकअप। ये 10 बनाम 2 था। सभी डाकू 4 सितारा क्षेत्र में थे। फिर भी
वे 2 अर्धमानवों द्वारा तेजी से और निर्णायक रूप से पराजित हुए जो केवल 3 सितारा क्षेत्र में थे। भले ही वह सिर्फ एक शेफ था, टोनी जानता था कि यह सब कितना असंभव लग रहा था। ड्रैगन बॉन्स को पसीना भी नहीं बहाना पड़ा। ध्रुव, वे, हाँ, अर्जुन अपने मुखों के साथ थोड़ा ज्यादा लापरवाह था। रेस्तरां में गंदगी है, ध्रुव ने दीवार में मलबे और कांच के टुकड़ों से भरे एक बड़े छेद को देखते हुए कहा। इतना ही नहीं, वहां लगभग 3 टेबल और 6 कुर्सियां थीं जो पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जिससे रेस्तरां की क्षमता कम हो गई। टस्क, हमने उसे इस बारे में चेतावनी दी थी। अब शर्वानी को इस सप्ताह के लिए चिकन का आवंटन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ध्रुव ने निराश होकर कहा। उन्होंने उन डाकुओं को हरा दिया। टोनी चिल्लाया। कैसे उन्होंने ऐसा किया? ये तो सामान्य बात है, रेबोनियन शेफ में से एक ने कहा। और यह सुनकर नन्हा रेमी उत्साह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच में? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं उन बड़े भाइयों की तरह कूल हो सकता हूँ? ध्रुव ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तो फिर मैं भविष्य में एक बेहतरीन शेफ बनूंगा। मैं न केवल रसदार फ्राइड चिकन परोसूंगा, बल्कि न्याय की एक तेज किक भी दूंगा। रेमी ने घोषणा की, उसकी आंखों में लगभग सितारे बन रहे थे। ओह, कितना प्यारा है, छोटा रेमी। हो, भविष्य में आप एक बहुत ही रोमांचक शेफ बनेंगे। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छोटे रेमी, इस बात की चिंता तब करना जब तुम मुर्गे के सारे पंख नोचना भूल न जाओ, ठीक है? रेबोनियन रसोइयों ने छोटे लड़के को उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत प्यार दिया और उसकी प्रशंसा की। ये देखकर टोनी खुद को अपने माथे पर थप्पड़ मारने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि वह इस कमरे में अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि अपने से एक सितारा ऊपर के कई खूंखार डाकुओं को हराना कितना मुश्किल है। बेटा, जैसे ही टोनी अपने बेटे को प्रतिभा नामक चीज की कठोर वास्तविकता के बारे में बताने वाला था, ध्रुव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ध्रुव ने कहा, उसे अपना सपना पूरा करने दो। कौन जानता है, शायद भविष्य में वह वही बन जाए जो वह कहता है। चूंकि छोटा रेमी अभी 9 साल का था, इसलिए ध्रुव को यह पता नहीं था कि वह लड़का इतना प्रतिभाशाली बन सकता है। इसलिए वह नहीं चाहता था कि टोनी रेमी को यह कहकर प्रभावित करे कि उसके पास ड्रैगनबॉर्न जितना शक्तिशाली बनने की प्रतिभा नहीं है। आखिरकार ध्रुव को एहसास हो गया था कि प्रतिभा के विकास में धारणा और आत्मविश्वास एक भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, रेड हॉबमैनकीज का विकास ठीक उसी तरह हुआ जैसा ध्रुव चाहता था जब उसने उन्हें उनकी नई नौकरी के बारे में बताया। अगर यह अर्धमानवों के विकास में काम आ सकता है, तो यह संभवतः एक इंसान की प्रतिभा जागृति में भी काम आ सकता है। शायद मुझे रिबॉर्न के शिक्षा विभाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्रेया, नोट कर लो। समझ गया, मानसिक रूप से याद दिला रहा हूँ। ध्रुव, मुझे वहाँ और भी डाकू दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूरी जगह घेर ली है। बाहर और भी डाकू हैं। टोनी ने फिर से खिड़की से झांका और रेस्तरां के बड़े से छेद से झांका। वहां लगभग 30 या उससे ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी जमा थे, जो नीचे की ओर देख रहे थे और चारों लुटे पिटे डाकुओं को देख रहे थे। वे सभी अपनी कमर से चाकू निकालकर सावधानी से उसे चलाते हुए रेस्तरां में उस व्यक्ति की तलाश करने लगे जिसने उनके साथियों को हराया था। ध्रुव ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बाहर और भी लोग हैं। 30 या उससे ज्यादा डाकू रेस्तरां को और भी ज्यादा सावधानी से देख रहे थे। तथ्य यह है कि वे बंदना डाकू नेता और 9 अन्य डाकुओं को हराने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि वे अपेक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल स्थिति से निपट रहे थे। अरे, वहां क्या हुआ? डाकू ने बेहोश आदमी को जमीन पर पटकते हुए कहा। दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। अगर वह बेहोश नहीं होता तो वह उन ड्रैगनबॉर्न का सामना करने से पहले उन्हें पीछे हटने की चेतावनी दे सकता था। अरे, क्या वे ढिलाई बरत रहे हैं? उन्हें कैसे हिम्मत हुई कि वे नागरिकों के एक समूह से टकरा जाएं? डाकुओं में से एक ने कहा। अया, ये कितनी शर्मनाक बात है। चलो इन नागरिकों को कड़ा सबक सिखाते हैं। हम सब मिलकर रेस्टोरेंट पर धावा बोलेंगे। 3 पर हम चलते हैं। 1, 2, 3। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डाकू को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पैरों को खींच रही है, जिससे वह आगे की ओर गिर पड़ा। ओह, क्या? उसने अपने शरीर के निचले हिस्से पर नजर डाली और देखा कि एक छाया उसकी पिंडलियों के चारों ओर लिपटी हुई है। तभी उसकी नजर स्वाभाविक रूप से उसके पीछे खड़े एक बड़े, डरावने औप पर पड़ी। उसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा रोएदार अयाल था और उसकी मांसपेशियां उसके सिर से भी बड़ी थीं। वह ये भी नहीं समझ पाया कि और कहाँ से आया था। उनमें से किसी को भी उसके जैसे विशाल प्राणी के आने का आभास हो जाना चाहिए था। फिर भी जब उसने अन्य डाकुओं को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था।
उसने देखा कि वे अपने चारों ओर लिपटे साए से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोगों की बाहें जबरदस्ती उनकी पीठ पर बंधी हुई थीं, कुछ के पैर लगभग जमीन पर धंसे हुए थे और कुछ के लगभग पूरे शरीर पर एक गहरे काले रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। क्या हो रहा है? यह क्या है? इसे मुझसे दूर करो। इन छायाओं की दिशा का अनुसरण करते हुए डाकू ने देखा कि पीछे ओर्क्स का एक पूरा झुंड खतरनाक रूप से खड़ा है। तुम कौन हो? डाकू ओर्क्स पर चिल्लाया। फिर भी वे स्थिर खड़े रहे, 1 इंच भी नहीं हिले और पूरी तरह से मौन रहे। तभी रात का सन्नाटा जमीन पर कई घोड़ों के खुरों की आवाज से भंग हुआ। ये शोर धरती में फैल गया, जिससे डाकू इसके स्रोत की ओर देखने लगे। और वहां दूर से सवारी करते हुए उन्होंने 10 सेंटोस को बहुत तेज गति से भागते हुए देखा और अपने पीछे धूल का एक बादल छोड़ते हुए। उन्होंने डाकुओं को छलनी करने के लिए एक तरफ विशाल भाले रखे हुए थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, सेंटोस ने अपनी गति धीमी नहीं की। वे और भी तेजी से आगे बढ़े और उनके भालों की नोक सीधे फंसे हुए डाकुओं पर निशाना साध रही थी। उनके भाले जबरदस्त लाल शक्ति से चमक रहे थे और उनके खुरों के नीचे की जमीन भय से कांप रही थी। और जैसे ही वे अपने लक्ष्य के पास पहुंचे, टक्कर के स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। टक्कर के कारण डाकू अलग अलग दिशाओं में हवा में उड़ गए। 15 या उससे ज्यादा बदकिस्मत डाकू जो इस बल का सबसे ज्यादा शिकार हुए, वे तुरंत अशक्त हो गए। उनकी ज्यादातर हड्डियां इस टक्कर से टूट गईं और जमीन पर गिरने के बाद उनकी तकलीफ और भी बढ़ गई। हालांकि बाकी 15 डाकू सुरक्षित नहीं बच पाए। उनके छोटे चाकू इतने बड़े प्रभाव से बच नहीं पाए, इसलिए वे शुरुआती विस्फोट से घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश की हड्डियां टूट गईं और अंदरूनी चोटें आईं। फिर भी वे कठोर कंक्रीट की जमीन पर उतरने के बाद खुद को पुनः खड़ा करने में सक्षम रहे। कहाँ से आए हैं वे? बचे हुए डाकुओं में से एक ने सांस फूलने के साथ बड़बड़ाया। उसके घायल माथे से खून बह रहा था। पीछे हटो, उसने अन्य जीवित डाकुओं से चिल्लाकर कहा। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी आगे बढ़ पाता, रेड मैंकीज उनके पीछे दौड़े और गर्दन पर एक तेज वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। अध्याय 327, एक सुधरे हुए डाकू से मुलाकात। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि डाकुओं द्वारा उनके खाने के अनुभव को बर्बाद करने पर गुस्सा होने के बजाय ग्राहक ड्रैगनबॉर्न के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे डाकुओं को जल्दी से हटाने से प्रभावित थे, भले ही उनकी कुछ संपत्ति नष्ट हो गई हो। हे, बिल्कुल, मैं तो यही करता हूँ, अर्जुन ने अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। वीर ने अपने छोटे भाई के सिर पर म्यान से वार किया। बेवकूफ, तुमने रेस्टोरेंट में छेद कर दिया। ओह, लाल स्केल वाले ड्रैगनबोन ने अपने बड़े भाई को घूर कर देखा। क्या बड़ी बात है, हम इसे फिर से बनाएंगे। तस्क, मुझे पुनर्निर्माण की चिंता नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक बार जब ये रेस्तरां बन जाएगा तो इसका क्या होगा? आपको लगता है कि वे अभी भी चिकन बेचेंगे? यह एहसास अर्जुन के दिमाग में ट्रक की तरह दौड़ गया। उसने अपने दिल को दर्द से दबा लिया, शायद उससे भी ज्यादा दर्द में जो डाकुओं ने किया होगा। अरे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुकान बंद मत करो, चलो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। शुक्र है कि शर्वानी यहाँ नहीं थी, वरना उन दोनों को जीवन भर की सबसे बड़ी चीख पुकार सुननी पड़ती। ये लोग फिर कौन हैं? एक ग्राहक ने अर्जुन और वीर की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए पूछा। वे ड्रैगनबॉर्न हैं, दूसरे ने उत्तर दिया। मैंने सोचा था कि वे असली नहीं थे। तब अफवाहें सच थी कि वे अपने से एक सितारा ऊपर के लोगों को हरा सकते थे। और क्या तुमने बाहर उन सेंटोस को देखा? अगर वे गोल्डन रोड की रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ यात्रा करने में सुरक्षा महसूस होगी। जैसा कि बाद में पता चला, इस तरह की बंधक डकैती की स्थिति इस दुनिया में सामान्य थी, विशेष रूप से ऐसी जगह पर जहाँ ये ट्रक स्टॉप स्थित था। जंगल में यात्रा करते समय अक्सर डाकुओं और राक्षसों से मुठभेड़ होती थी। यात्रा के दौरान हर 3 दिन में कम से कम एक बार उनमें से किसी एक से लड़ना आम बात थी। और पूरे समय में जब वे गोल्डन रोड का इस्तेमाल करते थे, यह एकमात्र ऐसा मौका था जब उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस हुआ। यही कारण था कि वे डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं घबराए और सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपनी मुर्गियां खाते रहे। शेफ, चिकन का एक और ऑर्डर, ग्राहकों में से एक ने कहा। जब वह काउंटर के पास पहुंचा तो फर्श पर बेहोश पड़े एक डाकू के चारों ओर घूम रहा था। ध्रुव ने टोनी के कंधे पर हाथ रखा। देखा, वे और चिकन मांग रहे हैं। टोनी ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। आज रात जो कुछ भी हुआ, उससे वह अभी भी उबर नहीं पाया था। वह अकेला व्यक्ति था जो सामान्य रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था, जबकि हर कोई पहले से ही बहुत थका हुआ था। freewebnovel.com, चिंता मत करो, सभी डाकुओं का निपटारा कर दिया गया है, ध्रुव ने कहा, ठीक उसी समय जब सेंटोस ने सभी डाकुओं को उठाकर एक बड़े घेरे में इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अगर वे दोबारा आएं तो क्या होगा? इसीलिए मैंने सेंटोस को समर्थन के लिए यहाँ आने को कहा। आप सुरक्षा के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं।
सैंटोस में से एक रसोई घर के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही दरवाजा नीचे झुका। बॉस, हमने सभी डाकुओं को पकड़ लिया है। अच्छा काम, ध्रुव ने उनकी प्रशंसा की। मैं अभी टोनी से आपकी नई स्थिति के बारे में बात कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप रेड हॉबमैनकीज के साथ मिलकर गोल्डन रोड पर गश्त करें और इस तरह की घटना को फिर से होने से रोकें। ध्रुव ने हॉबमैनकीज के नेता को भी बातचीत में शामिल होने के लिए कहा तथा औपचारिक रूप से उन 2 अर्धमानवों का परिचय कराया जो एक दिन गोल्डन रोड के राजमार्ग गश्ती दल बनेंगे। आपके दोनों समूह मिलकर काम करेंगे। सैंटोस को घोड़े की तरह सवारी करने में कोई समस्या नहीं है ना? सैंटोर ने अपना सिर झुका लिया। हम रिबॉर्न की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, चूंकि आप राजमार्ग पर गश्त करेंगे, इसलिए आपको किसी भी तेज रफ्तार उपद्रवी को पकड़ने में सक्षम होना होगा। मैं आपसे बहुत उम्मीद कर रहा हूं। रेड हॉबमैनकी नेता ने सैंटोर का सामना किया और बिना किसी बातचीत के भी उनकी आंखों ने रिबॉर्न के प्रति वफादारी की सामान्य भावना का संचार किया। दोनों ने हाथ मिलाया जिससे ये सहजीवी संबंध और मजबूत हुआ। हम कड़ी मेहनत करेंगे। लाल मैंकी ने ध्रुव को प्रणाम किया। आपका मुख्यालय यहीं ट्रक स्टॉप में होगा, लेकिन मैं गोल्डन रोड के आसपास नियमित यात्राएं करना चाहता हूं। मुझे पता है कि अभी आपके पास लोगों की काफ़ी कमी है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम भविष्य में आपकी संख्या में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में रिबॉर्न राष्ट्र में केवल 10 रेड मैंकी थे। यही कारण था कि ध्रुव ने क्वींस क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए केवल 10 सैंटोस की मांग की थी। राजमार्ग गश्ती दल में अभी केवल 20 लोग हैं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ेगी, विशेषकर जब वे रेड मैंकीज के गुप्त गांव को खोज लेंगे। अब मुझे लगता है कि डाकुओं से मिलने का समय आ गया है। टोनी, तुम ठीक हो जाओगे, है ना? टोनी ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग इस तरह की रक्षा करेंगे। सैंटोर और मैंकी दोनों ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाए। चिंता मत करो पापा, मैं भविष्य में आपकी रक्षा करूंगा, रेमी ने बीच में कहा। मैं उन ड्रैगन बोन की तरह बन जाऊंगा। टोनी ने खिड़की से झांका और देखा कि 2 ड्रैगन बोन प्लेट में बचे चिकन के आखिरी टुकड़े के लिए एक दूसरे का गला घोंट रहे थे। यहाँ तक कि जब चिकन फर्श पर गिर भी गया था, तब भी वे उसे एकदम नया समझ रहे थे। मुझे आशा नहीं है। जब ध्रुव ने रेस्तरां में सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, तो वह बाहर आया और देखा कि कंक्रीट के फर्श पर बेहोश पड़े डाकुओं का ढेर लगा हुआ था। एक छाया ऑब ध्रुव के पास आया। क्या मैं उसे अभी अंदर भेज दूं, बॉस? जरूर, ध्रुव ने सिर हिलाया। जैसे ही ऑब ने दूर से एक व्यक्ति को बुलाने के लिए अपने छाया परिवहन कौशल का उपयोग किया, ध्रुव ने सभी सोते हुए डाकुओं को उनकी नींद से जगाने के लिए एक सरल वाटर बॉल मंत्र का उपयोग किया। ऊर्ग, मेरा सिर, कहाँ? क्या हुआ? कौन? जैसे ही डाकुओं को धीरे धीरे होश आया, उनकी आंखें खुली और उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने अपने घायल शरीर को झटका तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों को पीछे की ओर हथकड़ी से बांध दिया गया है। एक आवाज ने उनसे कहा, हमारे बॉस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे, डाकुओं में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। यहाँ हर कोई किसी अन्य कंपनी के अधीन होने की अपेक्षा मरना पसंद करेगा। अरे, हमें स्लीजी की तरह व्यवहार करना चाहिए था और जब फ्लेरेकॉप हमारे पास आया तो हमें समूह छोड़ देना चाहिए था। वह व्यक्ति हंसा। मैं वहां से नहीं गया, मुझे पकड़ लिया गया था। स्लीजी डाकुओं के करीब चला गया, जिससे उन्हें उसका अलग चेहरा और तीखी ठोड़ी दिखाई दे। वे उसे किसी और के लिए गलत नहीं समझ सकते थे। वह कुख्यात स्लीजी था जो नहीं को जवाब के तौर पर नहीं लेता था और जो कुछ भी चाहता था ले लेता था। तुम यहाँ हो। हमने सोचा कि तुम मर गए हो। तुम अब उनके साथ हो। स्लीजी ने दया से डाकुओं की ओर देखा। मैं नहीं हूँ, अभी तक मैंने इसे अर्जित नहीं किया है। क्यों? डाकू ने कर्कश स्वर में चिल्लाते हुए कहा। तुम तो असली डाकू का अवतार थे, न तो कानून का, न इंसानों का, न ही नैतिकता का। तुम्हें क्या हो गया? मैं पुनर्जन्मा। मुझे मर जाना चाहिए था और मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए था, एक बेहतर जीवन। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पूरे जीवन में गलत काम करता रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी को भी इसका एहसास हो। अन्य डाकू स्लीजी को संदेह से देखने लगे और सोचने लगे कि क्या वह असली है या क्लोन। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, स्लीजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 328, ड्राइवर। लड़ाकू, ये तो रिबॉर्न कैदी होने के लाभों में से एक है, स्लीजी ने उनसे कहा। इसके बाद लगभग 30 जैनिन लो शैडो ओर्क्स प्रकट हुए और प्रत्येक डाकू से जुड़ गए तथा उन्हें सीधे रिबॉर्न राष्ट्र में ले गए तथा जेल के खुले प्रांगण में उतार दिया। वहां उन्होंने सभी सुविधाएं और लाभ देखे जो उन्हें दिए गए थे, भले ही वे केवल कैदी थे।
सिर्फ यही तथ्य कि उनके पास सोने के लिए कुछ गर्म था, बास्टर्ड बैंडिट गुफा में उनके जीवन से कहीं बेहतर था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें अद्भुत भोजन भी दिया जाता था जिसे वे डाकू के रूप में चोरी करने पर भी नहीं खरीद पाते। स्लीजी ने डाकुओं के लिए पुनर्जन्म की प्रगति शुरू की। वह वरिष्ठ बन जाएगा जो उन्हें यह एहसास कराने में मदद करेगा कि रिबॉर्न में उनका जीवन कितना शानदार था, ठीक उसी तरह जैसे कुख्यात डेथक्लॉ ने उसे जेल में जीवन को स्वीकार करना सिखाया था। डाकुओं के पहले समूह को सुरक्षित और कैद कर लेने के बाद ध्रुव और प्रीतम ने बाकी डाकुओं पर ध्यान केंद्रित किया जो अभी भी क्वींस क्षेत्र में घूम रहे थे। अब वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? ध्रुव ने नारुतो और सासुकी से पूछा। लेकिन अब तो मैंने इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए अपने 50 मिड शैडोज को भेजा है और हमें गोल्डन रोड के आसपास घात लगाए बैठे डाकुओं के कुछ और समूह मिले हैं। वे हमारी टैक्सियों और बसों को निशाना बना रहे हैं, नारुतो ने बताया। मेरे ऑकेनाइन ऑक्स निश्चित रूप से उन उपद्रवियों को बिना किसी परेशानी के रौंद देंगे। राहताता, बॉस, मुझे नहीं लगा कि 50 मिड शैडोज पर्याप्त थे, इसलिए मैंने अपने रिबोनियन ड्राइवरों के साथ उनके काम के दौरान 30 हाई शैडोज भेजे। डाकुओं के हमला करने पर वे सुरक्षित रहेंगे, सासुकी ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर एक नकली मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्या आप ये कह रहे हैं कि डाकुओं को हराने के लिए मेरे ऑर्केनाइन पर्याप्त नहीं हैं? नारुतो ने सासुकी का सामना किया, अपनी छाती फुलाते हुए, और उसे जोर से थप्पड़ मारा। मैं तो बस सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सासुकी ने जवाब दिया। ये पहली बार नहीं है कि आपके ऑक किसी मिशन में विफल हुए हैं। तुमने क्या कहा? बूटूटो, राहताता, तुमने मुझे सुना। ध्रुव ने अपना हाथ उठाया। कृपया अभी के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता को इस मामले से दूर रखें। बॉस, कृपया यह मिशन केवल हमें ही सौंपें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे, सासुकी ने कहा, अपने आप को बड़ा करने के लिए अपनी कलमों को फैलाया और संयोग से अपने प्रतिद्वंद्वी पर कुछ कांटे दागे। ओह, अपनी गंदी कलमों को मुझसे दूर रखो। बॉस, हम यह मिशन करेंगे। यहाँ मेरा सह मुखिया अपने कलमों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। उससे इस तरह की लापरवाही से मिशन को अच्छी तरह से अंजाम देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। अभी, चूंकि हम सिर्फ 4 सितारा डाकुओं के एक समूह से निपट रहे हैं, इसलिए मैं इसे तुम दोनों में से किसी को नहीं सौंपने जा रहा हूं। क्या, बॉस, क्या आप निश्चित हैं? अगर हम नहीं, तो फिर कौन? ध्रुव ने बताया, हम अपने टैक्सी ड्राइवरों को स्वयं अपनी रक्षा करने देंगे। बॉस, 2 ऑक सरदारों ने एक साथ कहा। चिंता मत करो, मैंने उन्हें मदद के लिए कुछ दिया है। ध्रुव देखना चाहता था कि प्रीतम शैडो ऑक्स की मदद के बिना खुद की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। आखिरकार, उनमें से हर एक के पास लेसर यूनिटी डिफेंस था, और जब वे जागे तो उन्होंने बुनियादी मिस्टिकल आर्ट मंत्र सीखे। उन्हें डाकुओं के झुंड से आसानी से निपटने में सक्षम होना चाहिए। बेशक ध्रुव ने शैडो ऑक्स को निर्देश दिया था कि यदि स्थिति बहुत अधिक विकट हो जाए तो वे ड्राइवरों की मदद करें। इतना ही नहीं, बल्कि उसने उन्हें कुछ तुरुप के पत्ते भी दिए, जिनसे निश्चित रूप से युद्ध का रुख बदल जाएगा। इस बीच, गोल्डन रोड के एक निर्जन हिस्से में, जो किसी भी बड़ी सभ्यता से कुछ दिन की दूरी पर था, एक रीबॉर्न टैक्सी 60 किलोमीटर घंटा की तेज गति से समतल राजमार्ग पर चली। उनका यात्री एक घुमक्कड़ व्यापारी था, जो ग्राफ्टेड क्लस्टर में कुछ कीमती जड़ी बूटियां लेने आया था, जिन्हें वह अंगोरा शहर में बेचेगा। रीबॉर्न टैक्सी में केवल वे दोनों ही थे, तथा पिछली सीट पर कुछ पौधे रखे हुए थे। सड़क के इस हिस्से में उन्हें कोई अन्य टैक्सी नहीं मिली, जिससे यात्रा और भी अधिक एकाकी हो गई। सूरज ढलने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे अभी भी रीबॉर्न ट्रक स्टॉप से लगभग 1 दिन दूर थे। इसलिए उन्हें अभी जंगल में ही डेरा डालना होगा। ड्राइवर ने कैब को सड़क से हटाकर जंगल में एक सुरक्षित जगह चुनी। वहां पौधे और वनस्पतियां थीं, इसलिए उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बिस्तर बिछाए, झाड़ियों में हलचल शुरू हो गई। कुछ ही देर में 3 बदमाश ड्राइवर और व्यापारी के सामने आ गए। उन्होंने अपनी कमर से चाकू निकाले और उसे बेतरतीब ढंग से इधर उधर घुमाया। चांद की रोशनी में उसका ब्लेड चमक रहा था और उसकी धारदार काटने की धमक दिख रही थी। तुम हमें अपना सारा पैसा दे दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। केवल कंधे पर सुरक्षा कवच पहने हुए एक डाकू ने धमकी दी। पैसा, मुझे पैसा दो, एक व्यापारी। जैकपॉट, यात्री व्यापारी ने अपने कांपते हाथ ऊपर उठाए। डी-डू-डो, मुझे चोट मत पहुंचाओ। तीनों डाकू हंस पड़े। इन व्यापारियों को लूटना आसान था, खासकर तब जब उनके आसपास कोई गार्ड नहीं था। मेरे सारे सोने के सिक्के वहां हैं, व्यापारी ने अपने शब्दों में कुछ कहा। डाकुओं ने चिमनी के पास रखे थैलों को देखा और लालच भरी आंखों से उस ओर बढ़े। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह रीबॉर्न का यात्री है। वह और उसका सारा सामान हमारे प्राधिकार द्वारा संरक्षित है।
तीनों डाकुओं ने ड्राइवर की ओर देखा, जिसने रिबॉन प्रतीक वाली एक साधारण सफ़ेद लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट और एक कैप्टन की टोपी पहन रखी थी। किसके अधिकार से? कंधे पर सुरक्षा रखने वाले डाकू ने उपहास किया। तुम तो बस ड्राइवर हो। उसने अन्य दो डाकुओं को इशारा किया कि वे उससे निपटें। वे रिबोनियन ड्राइवर के पास पहुंचे और धमकी भरे अंदाज में चाकू लहराने लगे। लेकिन डरने के बजाय ड्राइवर ने अपनी मुट्ठी बांध ली और आत्मरक्षा में अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूं, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैं एक रिबोनियन हूं। ड्राइवर ने अपनी जेबों में हाथ डाला तो उसमें एक छोटी, गहरे भूरे रंग की गोलाकार वस्तु दिखी। गोली की तीखी गंध हवा में फैल गई। जब डाकू असमंजस में थे, तब ड्राइवर ने एक ही बार में गोली निगल ली और तुरंत ही रिबोनियन ड्राइवर से ऊर्जा का एक विस्फोट फूट पड़ा। डाकुओं ने अपने चेहरे पर आने वाली हवा के झोंके से खुद को बचाने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। जब हवा शांत हुई तो उन्होंने पीछे मुड़कर ड्राइवर की ओर देखा। क्या? कैसे? ये कैसे संभव है? दोनों डाकुओं को ड्राइवर पर से भारी दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी कुछ ही सेकंड में 3 स्टार क्षेत्र में घुस गया हो। ऐसा होना असंभव था, 2 स्टार के निचले स्तर से लेकर 3 स्टार के शिखर तक। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कंधे पर सुरक्षा रखने वाला डाकू चिल्लाया। उस पर हमला करो। लेकिन इससे पहले कि वे अपने सदमे से उबर पाते, ड्राइवर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी हथेलियों में एक जादुई चक्र बना लिया। दोनों डाकुओं के पास पानी के 2 खंभे प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक पेड़ के तने जितना मोटा और मनुष्य जितना ऊंचा था। अचानक इन जल स्तंभों में नीचे से ऊपर तक घुमावदार ब्लेड जैसी भुजाएं बन गईं। ब्लेड या ब्रश घूमने लगे, कुछ ही सेकंड में धीमी गति से तीव्र गति में बदल गए। डाकुओं के चाकू अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, क्योंकि वे हमले से बचाव के लिए अपने अपने मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। दुर्भाग्यवश ड्राइवर ने उनकी यात्रा पूरी कर दी। कार वॉश, ड्राइवर चिल्लाया। अध्याय 329। पूर्व में स्वर्णिम मार्ग के आधुनिक प्रेशर वॉशर से हमला करने जैसा था। डाकुओं के चिथड़े जैसे कपड़े तुरंत ही टुकड़ों में फट गए और उनके कवच लगभग टुकड़े टुकड़े हो गए। वे चिल्लाए, ग्रेग, और जल्द ही पानी के खंभे घूमना बंद कर देते हैं और ड्राइवर के जादू के खत्म होते ही वे गायब हो जाते हैं। दोनों डाकू अपनी चेतना को सक्रिय रखने में असमर्थ होकर पानी में भीगकर जमीन पर गिर जाते हैं। अपनी आंखों से ये सब देखकर कंधे पर पहरा दे रहा डाकू डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस बात का सबसे भयावह हिस्सा ये था कि इस मंत्र का उद्देश्य आक्रामक हमला करना भी नहीं था। ये सिर्फ एक साधारण 2 स्टार मंत्र था जिसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल से धूल और गंदगी को साफ करना था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने विशेष 35% केंद्रित चॉकलेट पैलेट का सेवन किया, उसका जन्मजात शुगर रश कौशल सक्रिय हो गया और उसकी मामूली 2 स्टार शक्ति को अधिकतम 3 स्टार शक्ति में बढ़ा दिया। यह एक हानिरहित उत्पादन मंत्र को एक भयंकर श्रेडर में बदलने में सक्षम था जो कवच को लगभग टुकड़ों में फाड़ सकता था। क्या बकवास है? डाकू चिल्लाया। वह धीरे धीरे पीछे हट गया, इस भयावह स्थिति से भागने का इरादा रखते हुए। ड्राइवर अभी भी शुगर रश कौशल के प्रभाव को महसूस कर रहा था। उसने बेहोश डाकुओं द्वारा नीचे गिराए गए 2 चाकू उठा लिए। वह भागते हुए कंधे पर सुरक्षा कवच लगाए डाकू को घूर रहा था, जो अपने रास्ते में बाधा बन रही झाड़ियों को लांघने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था। ऑटो रूट टू टारगेट, ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ में पकड़े दोनों चाकू फेंके। उसकी तकनीक ढीली थी और उसका निशाना भयानक था। हालांकि उसने जो कौशल दिखाया उससे चाकुओं को अपने आप ही लक्ष्य की ओर सटीक निशाना लगाने में मदद मिली। आखिरकार यह एक ऐसा कौशल था जो सभी रेबोनियन ड्राइवरों को नौकरी मिलने के बाद दिया जाता था। इससे दिन के दौरान उनका ड्राइविंग लोड कम हो जाता था, जिससे वे अपने हाथों को पहिया से हटा सकते थे और कौशल से ऑटोमोबाइल को स्वचालित रूप से चला सकते थे। अब इसका प्रयोग भागते हुए डाकू के सीधे पैरों पर वार करने के लिए किया गया, जिससे उसके भागने का अवसर नष्ट हो गया। हाँ, ड्राइवर ने हौंकते हुए कहा। कुछ सांस लेने के बाद वह व्यापारी यात्री की ओर मुड़ा। क्या आप ठीक हैं, सर? व्यापारी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाया। वह केवल जमीन पर पड़े 3 डाकुओं को देख रहा था और फिर अपनी आंखों में अविश्वास लिए हुए सीधे साधे ड्राइवर को देख रहा था। क्या सभी प्रीतम उसके समान शक्तिशाली थे? यात्री ने स्वयं से पूछा। डाकुओं को काबू में करने के बाद शैडो ऑक्स तुरंत ही घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने ड्राइवर को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया और बेहोश डाकुओं को अपने कंधों पर उठाकर गायब हो गए। अंगोरा शहर में रिबॉन मुख्यालय में वापस आकर ध्रुव को जल्द ही रिबॉन टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई घटना के बारे में पता चला, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ड्राइवर प्रयोगात्मक 35% चॉकलेट के इस्तेमाल से खुद को और अपने यात्री को बचाने में सफल रहा।
संभवतः यह एकमात्र अवसर नहीं होगा जब डाकू हमारे ड्राइवरों पर हमला करेंगे, शर्वानी ने ध्रुव के लिए उसकी मेज पर पानी का कप रखते हुए कहा। हाँ, ये रिबॉर्न और गोल्डन रोड को बदनाम करने की ब्लेजेल की योजना है। अब तक हमने जितने भी डाकुओं को पकड़ा है, उन्होंने हमें बताया है कि डाकुओं के कई और समूह हैं जो टैक्सियों को निशाना बना रहे हैं। जैसा कि स्लीजी ने कहा, जल्द ही सभी डाकुओं को कैद कर लिया गया और उन्हें अपनी नई स्थिति पसंद आने लगी। उन्हें कुछ दिन लगे, लेकिन उन्होंने बास्टर्ड डाकुओं को अंदर से बाहर तक नष्ट करने की रिबॉर्न की योजनाओं में सहयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने डाकुओं की योजनाओं के बारे में जो कुछ भी जानते थे वह सब बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि वे कहां और कब हमला करने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। फुफुफु, उनकी योजनाएं उनकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हैं। हमने गोल्डन रोड पर यात्रा करने के लिए रिबॉर्न टैक्सियों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, शर्वानी ने ध्रुव को एक जटिल ग्राफ दिखाते हुए कहा। मैकेटोनी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्रक स्टॉप पर आने वाले आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वे इसे सोने के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में देख रहे हैं। क्या हमें अगले ट्रक स्टॉप का निर्माण शुरू करना चाहिए? ध्रुव ने कहा, अभी नहीं। हमारे पास अतिरिक्त संसाधन नहीं हैं। अभी के लिए हमें पूर्व की ओर गोल्डन रोड के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बारे में बात करते हुए, ये कैसा चल रहा है? गोल्डन रोड का लगभग 70% हिस्सा पूर्व की ओर स्थित जंगल के रास्ते पर था। लोगों को अंततः ऑटोमोबाइल का उपयोग करके वहां तक पहुंचने में शायद 1 या 2 सप्ताह और लगेंगे। लेकिन जब तक वह परियोजना पूरी नहीं हुई, लोग पारंपरिक साधनों यानी घोड़ागाड़ी का उपयोग करके पूर्व की ओर यात्रा करते रहे। ऐसे ही एक घोड़ागाड़ी के काफिले में व्यापारी और यात्री शामिल थे जो चाहते थे कि रिबॉर्न गोल्डन रोड को पूरा करे। एक महिला व्यापारी ने कहा, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती जब तक कि रिबॉर्न टैक्सी यहाँ नहीं आ जाती। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं बस जल्दी ही मैकटोनी के चिकन का स्वाद फिर से चखना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि वे यहाँ एक नया रेस्तरां बनाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, मोटे व्यापारी ने कहा। एक बार जब हम पूर्व में अपनी वस्तुएं बेच लेंगे तो हमारे पास कम से कम 1 महीने तक नेशन ऑफ रिबॉर्न में रहने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। इसलिए तब तक मजबूत बने रहें। ये व्यापारी उन लोगों में से थे जो गोल्डन रोड के अंत तक यात्रा करते थे और उन्हें पार्च्ड लैंड्स में वादा किए गए देशों तक ले जाते थे। वहाँ वे वास्तव में प्रीतम की संस्कृति और जीवन से प्यार करने लगे। अगर उनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होता तो वे स्थायी रूप से नेशन ऑफ रिबॉर्न में रहते और वहां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते। वे अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, इसलिए यह उनके लिए वहां अपनी जमीन खरीदने का एक मौका था। दुर्भाग्य से उनके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे कमाने का एकमात्र तरीका पूर्व की ओर यात्रा करने वाले व्यापारी बनना था। यह यात्रा खतरनाक थी क्योंकि उन्हें बास्टर्ड बैंडिट्स के जंगल में जाना था, लेकिन ये ठीक उसी खतरे की वजह से था कि एक बार सफल होने पर वे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। जंगल की सीमा पर पहुंचकर कारवां रुक गया और इंतजार करने लगा। आमतौर पर यहीं पर डाकू आते थे और सुरक्षा शुल्क मांगते थे, लेकिन करीब 1 घंटे बाद भी कोई डाकू दिखाई नहीं दिया। अजीब बात है, पैसे के भूखे उन बदमाशों को तो सीमा पर पहुंचने से पहले ही पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं। क्या हमें जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अगर वे यहाँ नहीं हैं तो हमारे पास भुगतान करने वाला कोई नहीं है। वे इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई विकल्प न होने पर व्यापारियों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे जंगल से गुजर रहे थे, अंततः सूर्य अस्त हो गया और कारवां शिविर में जाकर रुक गया। उन्होंने अपने बिस्तर बिछाए और गर्मी और खाना पकाने के लिए अलाव जलाया। हालांकि वे अभी भी डाकुओं से सावधान थे, लेकिन व्यापारियों ने जल्दी से खाना खाने और जल्दी सोने का फैसला किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पेड़ों के ऊपर से प्रकाश के छोटे छोटे धब्बे उन्हें देख रहे थे। हाय ही, ताज़ा खाना हमम। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनकी भावनाएं स्वादिष्ट हैं। विवी, वे डाकू कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं हैं? विवी नाम की परी ने बैंगनी रंग की सीक्वेन ड्रेस पहनी थी जो उसके प्राकृतिक कर्व्स को उभार रही थी और उसकी बेदाग त्वचा को दिखा रही थी। उसके पंख लिली की तरह बैंगनी और क्रिस्टल की तरह साफ थे। उसने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ नीचे खड़े मनुष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमें ये काम स्वयं ही करना होगा। अध्याय 330, भावनाओं का उपभोग करें। वह क्या था? गार्ड्स, क्या आप कृपया इसकी जांच कर सकते हैं? व्यापारियों के कारवां ने अपनी यात्रा में उनकी सुरक्षा के लिए साहसी लोगों को नियुक्त किया था। इसलिए जब जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी तो उन्हें पूरे समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। 4 साहसी, 1 टैंक, 1 तलवारबाज, 1 जादूगर और 1 औषधि विशेषज्ञ ने ध्वनि के स्रोत की ओर मुंह करके अपने हथियार हवा में उठा लिए। ध्रुआ, फिर एक दहाड़ ने सभी को चौंका दिया।
ये करीब लग रहा था, जितना वे चाहते थे उससे कहीं ज्यादा करीब। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस पहले से ही उनके सामने था। साहसी लोग जंगल के अंधेरे में देख रहे थे, तभी अचानक उनके नीचे की जमीन फट गई, जिससे वे पीछे की ओर उड़कर व्यापारियों के शिविर में जा गिरे। पूरे शिविर पर मिट्टी और पत्थर बरसने लगे। सभी लोग उठ खड़े हुए और धीरे धीरे पीछे हट गए, क्योंकि उनकी नज़र जमीन से निकले विशालकाय प्राणी पर पड़ी थी। इसकी पूरी संरचना मिट्टी जैसे खनिजों से बनी थी, जो आमतौर पर जमीन की गहराई में ही पाए जाते थे। इसके दो सूंड जैसे पैर जमीन पर सीधे टिके हुए थे, जो इसके विशाल शरीर के बाकी हिस्सों को सहारा दे रहे थे। इसका ऊपरी शरीर एक मोटे आदमी के शरीर जैसा था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर उसकी छाती और पेट की मांसपेशियों का काम कर रहे थे। इसके पार्श्व भाग की भुजाएं किसी मोटे वृक्ष की शाखाओं जैसी थीं, जिनकी भुजाओं में अभी भी जड़ें उग रही थीं। उसके शरीर के ऊपर लाल रोशनी के दो चमकते स्रोत थे, जो राक्षस की आंखों की तरह काम कर रहे थे। उसकी बड़ी नाक के नीचे चट्टानी मुंह चौड़ा हो गया, जिससे उनके मसूड़ों पर क्रिस्टल जैसा पदार्थ दिखाई दे रहा था। ब्रुआ, इसकी दहाड़ दो महाद्वीपों के आपस में टकराने जैसी थी। ये गहरी और दिल को छू लेने वाली थी। साहसी लोगों ने अपने चेहरों पर भय के भाव के साथ उस चट्टानी प्राणी को देखा। रॉक गोलेम, टैंक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज फट गई। 6 सितारा, एक 6 सितारा राक्षस। उनका डर बेबुनियाद नहीं था। आखिरकार उनकी साहसिक पार्टी केवल 4 स्टार और उससे नीचे के राक्षसों के लिए ही रेट की गई थी। उससे 2 स्टार ऊपर के प्राणी को हराना असंभव था। रूभागो, तलवारबाज ने व्यापारियों से चिल्लाकर कहा। तभी व्यापारियों का कारवां तेजी से आगे बढ़ा। वे रॉक गोलेम के सामने भागने लगे, लेकिन यह वह क्षण था जब एक बार फिर जमीन फट गई और भागते हुए व्यापारी वापस रॉक गोलेम के पैरों में जा गिरे। सभी लोग निराश हो गए जब उन्होंने जमीन से 3 और रॉक गोलेम निकलते देखे, जिनमें से प्रत्येक पहले वाले के समान ही विशालकाय और शक्तिशाली था। बिल्कुल नहीं, हम मर गए। इन 4 राक्षसी जीवों से घिरे व्यापारियों के कारवां को लगा कि अब उनका अंत निकट है। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों रॉक गोल्डेम्स ने अपनी शाखा जैसी भुजाएं हवा में उठाईं, इन मनुष्यों को टुकड़ों में तोड़ने का इरादा किया। यहां तक कि टैंक की ढाल भी इन 4 राक्षसों के हमले से रक्षा नहीं कर पाएगी। जब मनुष्य इस भय की स्थिति में थे, तो 5 परियां अपने पंख फड़फड़ाते हुए इस भावनात्मक दृश्य को देखने लगीं। ये रॉक गोलेम उनके स्वयं के निर्माण थे, और वे इसका प्रयोग मनुष्यों के लिए उच्च दांव और तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के लिए अक्सर करते थे। आखिरकार एक परी भावनाओं का उपभोग के रूप में उनके जन्मजात कौशल ने उन्हें मानवीय भावनाओं के आध्यात्मिक आयाम तक पहुंचने और जीविका के लिए उनके सभी जटिल और भावुक भावनाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। गुलाबी बालों वाली परी, जो अन्य 4 से थोड़ी बड़ी थी, ने आज के बढ़िया भोजन अनुभव की रस्म का नेतृत्व किया। वह रात के आकाश में नृत्य कर रही थी, जिससे सुनहरे रेत जैसे छोटे कण जमीन में तैर रहे थे। परी की धूल न केवल किसी व्यक्ति या वस्तु को तैरने में सक्षम बनाती थी, बल्कि इससे उनके संपर्क में आने वाले मनुष्यों की भावनाएं भी तीव्र हो जाती थीं। इसलिए व्यापारियों और साहसी लोगों को अपने जीवन का डर और भी अधिक महसूस हुआ जब उन्होंने 4 रॉक गोलेम्स का सामना किया। विवी ने मनुष्यों को देखा और पाया कि मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। वह सबसे ज्यादा भावनाएं दिखा रहा था। वह उसके सिर के ऊपर झपटी और उसके हाथों पर एक छोटा सा जादुई चक्र बन गया। मेरी सुंदरियों, नीचे आओ, विवी ने ऊपर अपनी परी मित्रों से फुसफुसाकर कहा। चारों परियां भी नीचे उतरी और अपने लक्ष्य चुने। उन्होंने जो जादुई घेरे बनाए, उनसे उन्हें भावनाओं को इकट्ठा करने और उसे उपयोगी ऊर्जा में बदलने में मदद मिली। ही, विवी हंसी। चलो खाना खाते हैं। गोलेम्स, अब करो। अंततः रॉक गोलेम्स ने अपनी भुजाएं नीचे कर लीं, जिससे मनुष्यों ने डर के मारे अपने शरीर कस लिए। उस पल में ऐसा लगा जैसे परियों के लिए समय ही धीमा हो गया हो। इस गहन परिस्थिति ने मनुष्यों के भीतर एक कमजोरी ला दी और उन्हें अपनी यादों और भावनाओं को समझने का मौका दिया। विवी ने अपने होठों को चाटा, क्योंकि वह अपने लक्ष्य के सिर में मौजूद भावनाओं की विभिन्न रोशनियों को छांट रही थी। उसने तुरंत उसकी यादों में बैंगनी रोशनी की तलाश की। ये डर की भावना थी, विशेष रूप से मौत का डर। ये सभी भावनाओं में सबसे मजबूत थी और परियों को सबसे अधिक पोषण देती थी। यही कारण था कि वे उन क्रूर बास्टर्ड डाकुओं को सहन करते थे। वे ही थे जो नियमित रूप से लोगों में मौत का डर पैदा करते थे। विवी ने कहा, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही वह बैंगनी प्रकाश को ग्रहण करने वाली थी, अचानक एक नई रोशनी ने उसकी आंखें अपनी ओर खींच लीं। ये तो बस डर की भावना से नीचे झांक रहा था। उत्सुकतावश विवी ने बैंगनी प्रकाश को एक तरफ धकेल दिया और एक अनोखा और नया रंग देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह नीला रंग था, जो अधिकतर उदासी या पछतावे से जुड़ा था। हालांकि नीले रंग की यह छाया अलग थी।
ये हल्का था, बहुत हल्का, जैसे कि स्मृति में भावना पछतावे से भरी होने के बजाय कुछ सकारात्मक थी। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि यह आसमानी नीला रंग लगभग बैंगनी रंग के बराबर था, जिसका अर्थ था कि इस भावना ने मृत्यु के भय को लगभग पराजित कर दिया था। विवी ने पहले इस नीली भावना को ग्रहण करने का निर्णय लिया, वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि इससे उसके मन में किस प्रकार की स्मृति भावना जागृत होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह से सांस ली। उसके लक्ष्य के मन में आकाश नीले रंग का प्रकाश धुएं की तरह उसके होठों में समा गया, जिससे उसे भावना का उपभोग करने और इस भावना से जुड़ी स्मृति के साथ कुछ समय के लिए संपर्क बनाने में मदद मिली। अब इस भावना के भीतर उसने जो स्मृति देखी वह सटीक नहीं थी, लेकिन वह उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से छवियों की झलक देखने में सक्षम थी। जैसे ही विवी ने नीली रोशनी का सेवन किया, उसे वही दिखाई देने लगा। एक भव्य दूसरी दुनिया के शहर की तस्वीर उसके सामने आई। वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती हुई ऊंची इमारतों को देख रही थी, मानो यह उन मीनारों में से एक हो जिन्हें जादूगरों ने अपने आधार के रूप में बनाया था। लेकिन ये इमारतें मैना से नहीं बनी थीं। वास्तव में इन्हें बनाने के लिए बिल्कुल भी मैना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये छवि जल्द ही धुंधली हो गई और विवी के मन में इस शहर के जीवन की और अधिक तस्वीरें उभरने लगीं। वह इन चित्रों का अर्थ समझ नहीं पाई। इनमें से एक चित्र में एक व्यक्ति बल्ले से गेंद को मार रहा था और लोग उसके बगल में जोर जोर से जयकार कर रहे थे। हालांकि एक भावना स्पष्ट थी जिसे वह समझती थी। यह एक लालसा थी। यह इस शहर में वापस जाने की इच्छा थी। और जब उसने अपने लक्ष्य की सारी भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया तो एक नाम उसके दिमाग में अटक गया। पुनर्जन्म। अध्याय 331। परी ने पुनर्जन्म देखा। हर बार जब वे रिबॉर्न टैक्सी पर घात लगाने के लिए आते थे तो वे हमेशा चॉकलेट से चलने वाले टैक्सी ड्राइवरों से हार जाते थे। ऐसा लगता है कि बास्टर्ड बैंडिट्स ने आखिरकार महसूस किया कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिन समूहों को उन्होंने मिशन के लिए भेजा था वे कार्रवाई में लापता हो गए, मानो वे हवा में ही गायब हो गए हों। और चूंकि कोई भी घात लगाकर हमला करने के बाद वापस नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जवाब में डाकुओं ने प्रत्येक समूह में अधिक संख्या में डाकुओं को भेजा, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि घात लगाने पर उन्हें संख्या में अधिक लाभ मिले। अब रिबॉनियन ड्राइवर्स की संख्या लगभग 10 से 1 के अनुपात में कम हो गई। लेकिन शुक्र है कि जब भी चीजें बहुत खतरनाक हो जाती थीं, तो शैडो ऑक्स हमेशा समर्थन के लिए मौजूद थे। इसलिए बास्टर्ड बैंडिट्स के खिलाफ लड़ाई में उनकी प्रगति का पता लगाने के लिए ध्रुव ने स्वयं देखने के लिए रिबॉनियन जेल का दौरा किया। अब हमारे पास कितने हैं? ध्रुव ने स्लीजी से पूछा। लगभग 500, बॉस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे जल्दी ही और डाकू भेजेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है और वे गुफा में छिप जाएंगे। ध्रुव ने सिर हिलाया। हाँ, ऑर्क्स मुझे बता रहे हैं कि गोल्डन रोड पर घात लगाने की घटनाएं कम होती जा रही हैं। वे अभी भी वहां हैं, लेकिन वे अंधेरे में रहते हैं और ऑटोमोबाइल पर जासूसी करते हैं। वे इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे घात लगाकर हमला करने में क्यों विफल हो रहे हैं। वे ऐसा नहीं करेंगे। जब वे हम पर जासूसी कर रहे हैं तो ऑक उन पर जासूसी कर रहे हैं, ध्रुव ने आश्वासन दिया। वैसे यहाँ हालात कैसे चल रहे हैं? सुधारित कैदी ने खुले प्रांगण में एकत्रित नारंगी जंपसूट पहने हुए कई डाकुओं की ओर इशारा किया। कुछ मिनी बेसबॉल खेल रहे थे, कुछ कसरत कर रहे थे और कुछ तो पेंटिंग क्लास में भी भाग ले रहे थे। उनकी ओर देखिए, बॉस। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो वे जब भी मौका मिले भाग जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ के जीवन में खुद को ढाल लिया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया है। स्लीजी ने अपनी नाक रगड़ी, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वास्तव में वे मुझे जेल में पकड़े जाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अगर नहीं तो वे अपनी गुफा में फंस गए होते और फ्लेरेकॉप के गुलाम बन गए होते। ध्रुव को खुशी थी कि इन डाकुओं को एक मौका दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भयानक अपराध जरूर किए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सजा के हकदार नहीं थे। और अपने सर्वोच्च कौशल के साथ उसने ये भी देखा कि इन कैदियों में प्रतिभाओं की एक विस्तृत श्रृंखला थी जिसे वे केवल मुक्का मारने से बेहतर तरीके से अपना सकते थे। उनमें संभावित इंजीनियर, शेफ और यहाँ तक कि कलाकार भी थे। उन्होंने जेल में अपनी पूरी सजा काटने के बाद उन्हें समाज में एकीकृत करने की योजना बनाई। वे मूल्यवान मानव शक्ति थे जिनकी ध्रुव को क्वींस क्षेत्र में अपनी सभी परियोजनाओं में आवश्यकता थी। इस बारे में बात करते हुए ध्रुव पूर्व में गोल्डन रोड की प्रगति की जांच करना चाहता था। उनके अनुमान के अनुसार वे जंगल के करीब पहुंच रहे होंगे। उसने स्लीजी को अलविदा कहा और खुद को गोल्डन रोड के किनारे पर ले गया। उनके सामने निर्माण मजदूरों का एक समूह था जो अपने जन्मजात कौशल खुदाई पथ का उपयोग करके कंक्रीट डालने के लिए जमीन से मिट्टी और पत्थर खोद रहा था।
उसके पीछे उसने एक ऑटोमोबाइल ट्रक देखा जिसमें एक खुला लोड था जिसमें धातु की छड़ें थीं जो कंक्रीट को सहारा देने के लिए थी ताकि इसे और अधिक टिकाऊ बनाया जा सके। इसके बगल में एक और ट्रक था जिसका लोड एक बेलनाकार ड्रम था जो निरंतर गति से घूम रहा था। ये वह जगह थी जहां तरल कंक्रीट संग्रहित किया जाता था। मौके पर मौजूद रिबोनियन इंजीनियर ने अपने कागज से नजरें उठाईं और अंततः ध्रुव को अपने सामने देखा। मालिक, अरे बुस्कर, निर्माण कार्य कैसा चल रहा है? येलो हॉबमैन की इंजीनियर ने अजीब सा भाव दिखाया। अभी तो सब ठीक चल रहा है बॉस, लेकिन जंगल में आगे हमारे स्काउट्स को कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इंजीनियर स्काउट्स को गोल्डन रोड के लिए मार्ग का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मार्ग निर्माण के लिए उपयुक्त है। दुर्भाग्य से उनके विश्लेषण में कुछ अलौकिक शक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न हुई। अजीब कैसे? वे खुद को समतल सड़कों पर ठोकर खाते हुए पाते थे, उनके बैग से सामान गिर जाता था और जब वे सोते थे तो उन्हें अपने तंबुओं के आसपास फुसफुसाहट और लगातार हंसी की आवाजें सुनाई देती थीं। ध्रुव ने आगे देखा तो पाया कि गोल्डन रोड पूर्व के हरे भरे जंगल से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। ध्रुव ने निष्कर्ष निकाला, ये परियां हैं। परियां? हे भगवान, क्या वे खतरनाक हैं सर? शायद नहीं, अगर ऐसा होता तो वे हम पर हमला कर चुके होते। मौके पर मौजूद इंजीनियर ने राहत की सांस ली। वे केवल लोगों की भावनाएं जानना चाहते हैं, इसलिए वे शायद आपको रात में डराएंगे। इंजीनियर फिर से डर गया। क्या हम जंगल में गोल्डन रोड बना पाएंगे? ध्रुव ने उसे आश्वासन दिया, जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे वे शायद आपको परेशान करेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप काम करेंगे तो मैं और कुछ अन्य लोग आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद बॉस। जब इंजीनियर को पता चला कि ध्रुव उनकी रक्षा करेगा तो वह पहले से कहीं अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हुआ। व्यापारियों और साहसी लोगों की बात करें तो जब 4-6 सितारा रॉक गोलेम्स ने अपनी मोटी शाखा जैसी भुजाएं उनकी ओर बढ़ाईं तो उन सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि यह उनके जीवन का अंत है, लेकिन कुछ सेकंड बाद कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उन्हें घेरे हुए विशालकाय रॉक गोलेम गायब हो चुके थे और उनका वहां होने का कोई निशान भी नहीं था। उन सभी ने अपने शरीर को थपथपाया और उन्हें कोई चोट या बदलाव महसूस नहीं हुआ। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था या नींद की कमी के कारण पैदा हुआ भ्रम था। इस बीच जब उनका मन भर गया तो विवी और उसके दोस्त वास्तविकता से बाहर निकल आए। जल्द ही वे अंधेरे से ढकी एक दुनिया में दिखाई दिए जहां पेड़ हरे और नीले रंग की रोशनी से चमक रहे थे और जहां उनके पत्तों की नसें चमक से जगमगा रही थीं। ये परियों का आयाम था जो पूर्व के जंगल के साथ मेल खाते उपस्थान में स्थित था। ये स्थान जंगल की दर्पण प्रतिकृति जैसा था, लेकिन एक अलग आयाम में था जहां केवल परियां ही पहुंच सकती थीं। इस स्थान पर वे जब चाहें और जहां चाहें वास्तविकता में आ जा सकते थे। इस तरह वे लोगों की नजरों से दूर रहते थे, जिससे वे किसी को पता चले बिना जंगल में घूम सकते थे। विवी ने नीचे देखा और देखा कि व्यापारी और साहसी लोग जल्दी से अपना सामान समेटकर आधी रात को चले गए। जो कुछ हुआ उससे वे भयभीत हो गए और तुरंत वापस लौटना चाहते थे। अचानक विवी ने परी आयाम से उनका पीछा करने का निर्णय लिया। उसने उन्हें कारवां को मोड़कर जंगल के निकास की ओर भागते हुए देखा। उनके चेहरों पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं, उन अजीब रॉक गोलेम्स के बारे में चिंतित जो अचानक प्रकट हुए और कहीं से गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, विवी ने देखा कि उनके चेहरे पर चिंता की भावना से राहत की भावना आ गई। उसने आगे देखा और देखा कि ये मानव और अर्ध मानव एक साथ मिलकर किसी तरह का तरल पदार्थ एक खाई में डाल रहे थे। उनके पीछे कुछ अजीब धातु की गाड़ियां थीं जो राक्षसों की तरह घात लगाए बैठी दिख रही थीं। और जब विवी ने करीब से देखा तो उसे सभी श्रमिकों की शर्ट पर कढ़ाई किया हुआ बैज दिखाई दिया। ये आर्क का प्रतीक था जिसे वह अपने लक्ष्य की स्मृति से परिचित थी। ये पुनर्जन्म था।